नमस्कार। आज मैं अपने साथ कुकर लेके आया हूं, लेकिन ये मत सोचिए होम सोप 18 का मैं ऐड कर रहा हूं। ये जो कुकर है और जो हमारा आज का टॉपिक है वोल्केनो, दोनों का बड़ा ही बेहतर संबंध है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपने इसके अंदर दाल रखी है, पानी डाला और फिर उसको गैस पर रख दिया। इसके बाद अगर आपकी ये जो है, जो इसको सीटी भी कहते हैं, ये अगर किसी प्रकार से जाम हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, ये जो कुकर है फट जाएगा, एक भयंकर विस्फोट होगा। इसी प्रकार से हम वॉल्केनो को समझ सकते हैं। पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी ऊर्जा होती है। अगर ये वॉल्केनो नहीं होते तो हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसके परखच्चे उड़ जाते, पूरी तरह से हमारी पृथ्वी ब्लास्ट हो जाता और हमारी पृथ्वी तहस नहस हो जाती। हो सकता है कि यहाँ से जीवन भी नष्ट हो जाता। तो जो वॉल्केनो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पृथ्वी के ये सुरक्षा वॉल्व है। जिस प्रकार से इस कुकर की सीटी इस कुकर को बचाए रखती है, उसी प्रकार से हमारे वॉल्केनो भी इस पूरी पृथ्वी को बचाए रखते हैं। आइए वॉल्केनो को समझते हैं कि आखिर वॉल्केनो क्या है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक जानना बहुत जरूरी है। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है वह 4 भागों में बटी हुई। जहां पर हम रहते हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं। जैसे ही हम नीचे जाते हैं आ जाता है मेंटल, और मेंटल के नीचे आउटर कोर होती है और आउटर कोर के बाद होती है इनर। ये मेन रूप से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन है। आपने सुना होगा बहुत सारे बार कि बहुत सारे अखबारों में लगातार वोल्केनो इरप्शन की खबरें आती रहती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, माउंट मेरापी इरप्ट ऑन इंडोनेशिया जावा आइलैंड। इस प्रकार से बहुत सारी खबरें हमें ज्वालामुखी की मिलती रहती हैं। तो हमें मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए कि आखिर ये ज्वालामुखी में विस्फोट होता क्यों है। ये ज्वालामुखी के अंदर से जो लाल निकलता है उसको आखिर कहते क्या है। तो वो सारी चीज आज आपको इस लेक्चर में मैं आपको प्रदान करूं। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं हूं राज राणा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी पहुंच में हो और बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच जाए। प्रारंभ करते हैं हम ज्वालामुखी से। यहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी, तो आपको यहाँ पर कुछ आपको ज्वालामुखी में उद्गार दिखाई दे रहा है। ज्वालामुखी के मुंह से जो निकलता है उसको हम कहते हैं उद्गार यानी इरप्शन। और इस इरप्शन में बहुत सारी चीजें निकलती हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। ये हमारी पृथ्वी है जो मैंने आपको बताया था, ये आउटर कोर है। आउटर कोर में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ विखंडित होते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ वही है जिसको हम यूरेनियम वगैरह कहते हैं, यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम। अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी रिलीज होती है जो ठोस मेंटल को पिघला देती है। जब ठोस मेंटल पिघल जाता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। और यह मैग्मा क्योंकि गर्म है, हल्का, इसलिए ऊपर की ओर फ्लो करता है। जिस छिद्र के द्वारा यह मैग्मा बाहर निकलता है उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। याद रखें, जिस छिद्र से होकर ये पूरा जो मैग्मा बाहर निकलता है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जिससे मैग्मा का निर्माण होता है, मैग्मा ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ विस्फोट हो जाता है, इसको पूरे को हम ज्वालामुखीयता कहते हैं। बहरहाल हमारे जिस छिद्र से ये पूरा उद्गार हुआ, उस उद्गार में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। ये भयंकर विस्फोट दिखाई दे रहा है, आपको बहुत सारे धूल के कण दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले आपको लावा दिखाई देगा। एक बात याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैग्मा क्या होता है, ये लावा क्या होता है, क्या दोनों एक है या दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जब तक हमारी पृथ्वी के अंदर यानी जो ज्वालामुखी का मुंह होता है उसके नीचे तक ये मैग्मा के अंदर जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो होता है जी, ऐसे जैसे यहाँ से मान लो ये इसका कोई छिद्र है, यहाँ से बाहर उद्गार हो रहा है। नीचे नीचे क्या होता है, लावा के अंदर बहुत सारी गैसें क्या होती हैं, घुली हुई होती है। पृथ्वी ऊपर से दबाव डालती है, प्रेशर होता है, तापमान ज्यादा होता है, इस वजह से उस लावा में गैसें सारी डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। लेकिन जैसे ही वह धरातल पर आता है, जैसे उस छिद्र से बाहर निकलता है, यह गैसें अलग हो जाती हैं। याद रखें, जब लावा और गैसें एक दूसरे में डिसॉल्व होती हैं तो उसको कहते हैं मैग्मा। लेकिन जैसे ही वो धरातल पर आते हैं उन्हें जगह मिल जाती है, गैस अलग हो जाती है, लावा अलग हो जाता है, तब उसको कहते हैं कि अलग हुए पार्ट को, जो द्रव अवस्था वाला जो पार्ट है, जो लिक्विड है, थोड़ा सा तरल अवस्था में, उसको हम लावा कह देते हैं और कुछ गैसें बाहर निकल जाती हैं। चलिए थोड़ा सा और भी हम इसके बारे में जानते हैं। यहां पर आप कुछ चीजें देख पाओगे, ये है वॉल्केनो। और वॉल्केनो की ये जो रचना जो आपको दिखाई दे रही है, यही हमें बाहर से दिखाई देती है।
अभी जो मैंने आपको पूरा वीडियो में दिखाया था, वो पूरी जो रचना है, ठीक है, वो अंदर की थी, लेकिन ये जो रचना हमें बाहर से दिखाई देती है, ये आउटर सरफेस पर होती है। तो इसको क्या ज्वालामुखी कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं वोल्केनो कॉन, इसको कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। और यहाँ पर जो एक गड्ढा सा बना हुआ है, ये गड्ढा सा बना हुआ है, आप देख पा रहे हो, उसको कहते हैं क्रेटर। जब यही बड़ा हो जाता है, तो इसी का नाम पड़ जाता है कोल्डेरा। याद रखना, कोल्डेरा। और इसका जो मुख है, इसका जो छिद्र है, जिससे ये उद्गार हो रहा है, उसको कहते हैं हम ज्वालामुखी। जहां जिस नली से अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, उस नली से जो मैग्मा बाहर की ओर जा रहा था, उसे कहते हैं वोल्केनो डक्ट। जहां पर मैग्मा का निर्माण हो रहा था, उसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीजें याद रह सकती हैं और आपको याद रहेंगी। चलिए, ज्वालामुखी जब फटता है या ज्वालामुखी में उद्गार होता है, तो उसमें 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। पहला तरल पदार्थ निकलते हैं, दूसरा उसमें कुछ गैस निकलती है और तीसरा उसमें कुछ ठोस पदार्थ निकलते हैं। चलिए, तरल पदार्थ से प्रारंभ करते हैं। तो तरल पदार्थ निकलता है ये, तो ये है मैग्मा, आप यहां पर देख सकते हैं। ये है हमारा लावा। मैग्मा नहीं, यहां पर क्या है? लावा है, क्योंकि इसमें से गैस बाहर निकल चुकी है, इस कारण हम इसको लावा कहते हैं। अब ये लावा है, ये लावा 2 प्रकार का होता है। जिन लावा में सिलिका की मात्रा, सिलिका वही मिट्टी वगैरह जो होती है, सिलिका की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है, वह लावा थोड़ा सा कड़ा होता है, थोड़ा लसदार होता है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से क्या कि जो पतला का जस्ट उल्टा होता है, यानी बहुत ज्यादा थिकी होता है और बहुत जल्दी ही जम जाता है। ओके। और जिस उसको कहते हैं हम अम्लीय लावा। और कुछ लावा ऐसे भी होते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, बहुत ज्यादा ढीला ढाला होता है और काफी दूर तक बह जाता है और काफी देर में जमता है। ये 2 प्रकार के लावा होते हैं, उसको हम क्षारीय लावा कहते हैं। चलिए, लावा क्या होता है? ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद जब ये जम जाता है, तो उससे एक चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं। अब ये बेसाल्ट चट्टान है, इसमें लगातार अपक्षय और अपर्दन होते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसाल्ट चट्टान बन जाएगी आगे चलकर। अब यहां पर अपक्षय और अपर्दन होगा। अपक्षय का मतलब होता है बड़ी चट्टान का छोटी चट्टान में टूट जाना, ठीक है। अपर्दन होता है जो टूटे हुए पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अपक्षय और अपर्दन होता है और उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। आपने गुजरात की और महाराष्ट्र की काली मिट्टी के बारे में सुना होगा, वह लावा के द्वारा निर्मित मिट्टी है, इसलिए उसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। खैर चलिए, इसके अलावा इरप्शन से निकलते हैं कुछ ठोस पदार्थ, कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती हैं। ऐसा क्यों होता है? होता इसलिए है क्योंकि ज्वालामुखी में लगातार तो उद्गार होते रही है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जिसमें लगातार उद्गार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो है जिसमें हमेशा उद्गार नहीं होते। जब उद्गार नहीं होते, तो वोल्केनो डक्ट, जो ज्वालामुखी नली जो हमने बताई थी, वहां पर जम जाते हैं बहुत सारा लावा। अब नई एनर्जी आ रही है, नीचे से नया मैग्मा आ रहा है और ऊपर टक्कर मारेगा, तो पूरी जो जमी हुई जो लावा की जो लावा जम गया है, वो क्या होगा? वो भी उद्गार के समय बाहर निकलेगा काफी तेजी से, भयंकर विस्फोट होगा। और विस्फोट में ठोस पदार्थ भी आपको दिखाई देंगे। तो बड़े बड़े ठोस पदार्थ फुटबॉल के आकार के, जो फुटबॉल के आकार के बराबर के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पायरोक्लास्ट। याद रखना है, बहुत सारे मैंने यहाँ पर दिखा दिए आपको, वैसे जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। अगर क्रिकेट की गेंद के बराबर जो बॉम्ब होती है, जिस हाथ से हम फेंक के बॉम्ब फेंकते हैं, अगर इतने बड़े अगर कोई ज्वालामुखी के कोई पदार्थ है, उनको हम ज्वालामुखी बॉम्ब कहते हैं। चलिए, कंचे के आकार, बचपन में कंचे खेले होगे, याद याद करो, बचपन में याद करो अपना, कंचे खेले होगे। कंचे के आकार के बराबर के ठोस पदार्थ जो होते हैं, उनको हम कहते हैं लैपिली। चने के आकार के जो छोटे छोटे और पदार्थ होते हैं, इसको कहते हैं स्कोरिया। और वो ही वहां पर अगर वो किसी प्रकार से एंगल बना लेते हैं, उसी को कहते हैं ब्रेसिया, ऑंग्लोमोरेट के नाम से वो जाने जाते हैं। इसी प्रकार से आपके बाथरूम में एक पत्थर रखा रहता है, बड़ा हल्का सा पत्थर होता है, प्यूमिस। वो भी ज्वालामुखी की झागों से ही निर्मित होता है। तो जब भी उस प्यूमिस को पत्थर से अपने हाथ पैरों को रगड़ो, तो एक बार ज्वालामुखी के बारे में जरूर सोचना कि ज्वालामुखी के झागों से निर्मित है। और वो तो इतना हल्का होता है कि अगर पानी पे डालोगे, तो पानी में वो तैरने लग जाएगा, पानी में वो डूबेगा नहीं। ओके। इसी प्रकार से ये तो हो गई हमारे ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ के अलावा अभी ठोस पदार्थ और भी है, मुझे थोड़ा और बता दो कि और छोटी छोटी धूल होती है, उसको कहते हैं ज्वालामुखी डस्ट। जो धूल वगैरह होती है, ऐसी होती है, उसको ज्वालामुखी डस्ट कह देते हैं। जब उसमें पानी मिल जाता है कभी कभी, तो वही बन जाती है वोल्केनो मड, उसी को कहते हैं ज्वालामुखी पंख। एक और होता है कि बिल्कुल धुएं के आकार का बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। जब ये उद्गार होता है, तो हमारे वहां पर, यानी हमारे अगर ऊपर देखें यहाँ पर,
जैसे आप यहाँ पर देखोगे, जैसे यहाँ, अब इसमें बहुत छोटे छोटे कण होंगे। ये कुछ कण तो ऐसे होंगे जो हमारे वायुमंडल में टंग जाएंगे, ऊपर ही टंग जाएंगे, ठीक है, निलंबित हो जाएंगे। ओके, उनको कहते हैं ज्वालामुखी टफ। ये ज्वालामुखी टफ क्या होती है? ये कभी कभी संघनित हो जाती है, मोटी मोटी ऐसे ऐसे बूंद जैसे आकार की आकृति बना लेती है और ज्वालामुखी के मुंह पर ही गिर जाती है। उसको कहते हैं पेल टीयर्स, जिसका पेल टीयर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई आपको? इसके अलावा बहुत सारी इसमें से गैस निकलती है। गैस भी याद रखना, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है उसमें भी ज्वालामुखी का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में प्लाज्मा अवस्था में थी, ठीक है। अब प्लाज्मा अवस्था में थी तो धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही थी। अब ठंडी हो गई तो बाहर वाली जो परत है वो ठंडी हो गई, अंदर की जो परत है वो अभी गर्म थी, तो नीचे से एनर्जी एक साथ ऊपर आती तो ऊपर की ठोस परत को फाड़ देती। अब जब उसके अंदर से लावा निकलता बाहर की ओर, जब लावा के साथ गैस भी निकलती तो बहुत सारी गैस हमारी पृथ्वी के चारों तरफ इकट्ठा हो गई। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने उन सारी गैसों को अपने पास जमा रखा, उसको जाने नहीं दिया। इसी से हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो वॉल्केनो से हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ है। सोचिए, वायुमंडल नहीं होता तो क्या हम पैदा होते? नहीं हो पाते। क्या हम जीवित होते? नहीं हो पाते। तो वॉल्केनो का बहुत बड़ा हाथ है हमारे जीवन। तो वॉल्केनो के अंदर से कौन सी गैसें निकलती हैं? आप कहोगे पानी कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? सब हमारी पृथ्वी में ही था, सब ये तत्व ही तो हैं। और तत्वों का निर्माण यही एक दूसरे के मिलने से, प्रोटॉन के एक दूसरे से मिलने से नए नए पदार्थों का निर्माण भी हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे ज्यादा गैस से भी ज्यादा जरूरी जो है वो है जलवाष्प। जलवाष्प निकलती है सबसे ज्यादा, कभी कभी तो 90% तो जलवाष्प निकलती है इसमें से। अब सोचिए, प्रारंभिक अवस्था में जब हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ होगा तो उस समय ज्वालामुखी के अंदर से जलवाष्प निकली होगी, यही ऊपर जाके ठंडी हो गई होगी, बादलों का निर्माण हुआ होगा, बारिश होगी, बारिश हुई होगी, जिससे हमारी पृथ्वी पर ये जितना भी पानी दिखाई दे रहा है वह उसी जलवाष्प का परिणाम हो सकता है। लेकिन हम वहां पे जा तो सकते नहीं है कि आज से लगभग 2 अरब साल पहले चले जाएं या 4 अरब साल पहले चले जाएं, हमारे पास टाइम मशीन तो है नहीं। तो हम इन्हीं स्रोतों पर ही अपने आप को पेश रखते हैं। सॉरी, बात समझ आ गई? तो जलवाष्प के अलावा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, इसके अलावा बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो आपको याद रखनी। चलिए, ज्वालामुखी जो होते हैं, अब इसको थोड़ा सा मैं इस चर्चा को, अब इस वीडियो को वही आगे देखें जिन्हें किसी कंपटीशन की तैयारी करनी। अगर इसको जैसे ज्वालामुखी की इंफॉर्मेशन मिल गई हो, वो इस वीडियो को यहीं पे क्विट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब हम थोड़ा सा बेस समझेंगे, बस 5-6 मिनट में मैं आपको पूरी ज्वालामुखी के बारे में बता दूंगा। ज्वालामुखी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उद्गार की अवधि के आधार पर और उद्गार के स्वरूप के आधार पर। अगर उद्गार की अवधि के आधार पर देखेंगे तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें से लगातार उद्गार होता रहता है, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें से कभी कभी उद्गार होता है, यानी हमेशा उद्गार नहीं होता लेकिन उद्गार होता है, फिर अगला उद्गार हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10,000 साल बाद, 500 साल बाद, 400 साल के बाद हो, उसको सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, डोरमेंट कहते हैं। और शांत ज्वालामुखी इतिहास में जिसमें अभी तक कभी उद्गार नहीं हुआ और ऐसी कोई संभावना भी नहीं है कि उसमें उद्गार हो। लेकिन एक बात याद रखना, अभी हमारी पृथ्वी के अंदर जो जानने की क्षमता है बहुत ही कम है। हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि पृथ्वी में होने वाले आंतरिक बदलावों को हम महसूस कर पाए या उनको डिटेक्ट कर पाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि शांत ज्वालामुखी हमेशा शांत रहेगा। हो सकता है कभी ये भी अशांत हो जाए, ये भी कभी विकराल रूप धारण कर ले, ठीक है। लेकिन इतिहास में जितने इतिहास को हमने जाना है, जितना इतिहास को हमने देखा है, उतने इतिहास में इसमें से अभी तक कभी इरप्शन नहीं हुआ। उद्गार के स्वरूप, उद्गार का स्वरूप है कि उद्गार कहां से हो रहा है। अगर छिद्र के द्वारा उद्गार हो रहा है, याद रखना, अगर छिद्र के द्वारा उद्गार हो रहा है तो उसे कहते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। छिद्र के द्वारा, जैसे अभी मैंने आपको वॉल्केनो दिखाया था। लेकिन कभी कभी पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ेंगी, आपको बताऊंगा, मिड अटलांटिक रिज है, वो दरारों से ही निर्मित हुई है। तो वहां पर जो वॉल्केनो होते हैं वो दरारों से लावा निकलता है, दरारों से लावा निकलता है, ठीक है। उनको कहते हैं दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। अगर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को बात करेंगे तो उद्गार की तीव्रता के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा जाता है। कम, जिसमें सबसे कम उद्गार होता है, कम आवाज होती है, उनको हवाई तुल्य कहते हैं। उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा स्ट्रोम्बेली तुल्य कहेंगे, उससे और ज्यादा भयंकर होगा वोल्केनो तुल्य कहेंगे, उससे सबसे ज्यादा खतरनाक जो ज्वालामुखी होता है वो पीलियन ज्वालामुखी होता है।
आइए, यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, आपके सामने है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको सब मिल जाएगा। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखीयता क्या होती है, कौन-कौन से पदार्थों का इसमें निर्माण होता है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने भागों में बटे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे सबके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए हैं कि जैसे स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना, कोटापेक्सी। कोटापेक्सी की बात आ गई है तो मैं एक ज्वालामुखी को आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा-सा आपको पता चलेगा यहीं पर। चलिए, कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये नेट ओपन नहीं हो रहे हैं, वरना मैं आपको कोटापेक्सी को दिखाता। ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर नहीं आए तो। तो यहाँ पे सक्रियता के आधार पर हमने 3 प्रकार से ज्वालामुखी को बाँटा था, जो मैंने अभी आपको बताया और सबके उदाहरण। याद रखें, भारत में भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी, एक तो वैरन ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार में है, ठीक है? और एक नारकोंडम है, वो भी अंडमान निकोबार में है। वो ऐसा इसलिए है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की वहाँ पर सीमा बनती है। वो प्लेट क्या है, वो किसी अन्य लेक्चर में मैं आपको बताऊँ। एक ऐसा भी महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा प्रश्न में पूछा जाता है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने उद्गार की प्रकृति के आधार पर बताया था कि उद्गार कहाँ से हो रहा है। ये सभी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं। हवाईयन ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी, वल्केनियन ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, प्लिनियन ज्वालामुखी, पीलियन ज्वालामुखी। ये सीक्वेंस है। हवाईयन कम उद्गार वाला होगा, उससे ज्यादा उद्गार वाला स्ट्रोम्बोली होगा, उससे ज्यादा उद्गार वाला वल्केनियन होगा, उससे ज्यादा उद्गार वाला विसुवियस होगा, उससे ज्यादा उद्गार वाला प्लिनियन होगा, उससे ज्यादा उद्गार वाला पीली तुल्य होगा। इस प्रकार से बहुत सारे ज्वालामुखी यहाँ पर। चलिए, इसके अलावा मैं कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं कि जहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं। ये हमारा पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी में आपको यहाँ पर कुछ एक चीज दिखाई देगी, ये वाला, ये जो पूरा है, इसको कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। क्या कहेंगे इसको? सरकम पैसिफिक बेल्ट। इसको हिंदी का नाम है पर प्रशांतीय मेखला। ये पर प्रशांतीय मेखलाओं में हजारों ज्वालामुखी, यहाँ पे ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी का संबंध ज्वालामुखी का संबंध भूकंप से भी है। तो इन पूरे स्थानों पर आपको देखो, यहाँ पर लगभग गोल आकृति सी बन जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पूरी गोले का आकृति बन रही है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के नाम से आप इसको जान सकते हो। चारों तरफ इसमें ज्वालामुखी है, वो यहाँ पे ज्वालामुखी है और इसके साथ साथ यहाँ पे भूकंप की भी तीव्रता बहुत खतरनाक खतरनाक, यहाँ पे भूकंप भी आते रहते हैं। दूसरे जो यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं, तो आपसे कहीं पूछ ले सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है कि सरकम पैसिफिक में पाए जाते हैं। दूसरे और भी आप देखना चाहें तो ये है, इसको कहते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट। यहाँ पर भी ज्वालामुखी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर दरारी प्रकार के, दरारी उद्गार वाले यहाँ पर ज्वालामुखी ज्यादा प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज का निर्माण हुआ, तो ये भी ज्वालामुखी और भूकंप वाली बेल्ट। इसके अलावा मध्य महाद्वीपीय बेल्ट है यहाँ पर जो बनी हुई है पूरा, ठीक है? यहीं पर हमारे अल्पाइन आता है, यहाँ पे हिमालय आता है, ठीक है? तो हिमालय पे जो भूकंप वगैरह जो आते हैं वो इसी बेल्ट की वजह से आते हैं, क्योंकि हमारे वहां पर जो प्लेट है वो काफी मोटी है, इसलिए वहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं हमारे यहाँ पर नहीं हो पाती हैं, ठीक है? क्योंकि इंडियन प्लेट वो भी मोटी है और यूरेशियन प्लेट वो भी मोटी है, इस कारण उनका हमारे जो मेंटल है, मेंटल में ज्यादा निक्षेप नहीं हो पाता और ज्यादा वहां पे एनर्जी उत्पन्न नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी आपने भूकंप के पुट तो वहां पे देखे ही होंगे। दिल्ली वगैरह में जो भूकंप आते रहते हैं वो इसी प्लेट में आते हैं, ठीक है? तो 3 मुख्य और अलग अलग प्लेटें हैं, बस यहीं पर भूकंप आते हैं और यहीं पर ज्वालामुखी। चलिए, ज्वालामुखी की में इस ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर बताइए। अगर आपको किसी टॉपिक को अच्छी तरह से बहुत ही आसान तरीके से समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं कि आपको इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।